नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, हम तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। वैसे हम गुज़श्ता 70-77 साल से जब से पाकिस्तान बना है, हम यही सुनते आए हैं कि हम नाजुक मोड़ पर ही खड़े हैं। ये नाजुक मोड़ पता नहीं कब दूसरा मोड़ मुड़ेगा, या इस मोड़ के बाद नाजुकियत जो है ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। 3 नस्लें गुजर चुकी हैं, चौथी नस्ल हमारी तैयार हो रही है, तो हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम अगर मुआशी इंडिकेटर देखें, और वो ऐसे इशारे हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आते, और उन इशारियों का आम आदमी से ताल्लुक भी नहीं है। मसलन हुकूमत ये दावे कर रही है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर चला गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिगर वाइज स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो 1 लाख की हदूद को क्रॉस कर गया है। जितनी भी नफसियाती हदूद थी उनको क्रॉस करके वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। ये एक अच्छा इशारिया है। फिर जो आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं, जो मुख्तलिफ आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हमारा प्यारा कर्ज देने वाला जो इदारा है IMF जो है, वो जो रिपोर्टें शाया कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। हम सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें बगैर मानने के और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं या तो उसके अपोजिट हमारे पास फिगर्स हों, फैक्ट्स हों, तो हम कह सकते हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, असल सूरत हाल ये है। लेकिन हमारे पास वो कुछ ही नहीं है, इसलिए उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और चाराकार ही नहीं है। हुकूमत कह रही है कि 35-36% से जो महंगाई है, अफराते ज़र है, वो कम होकर सिंगल डिजिट पे आ गया है। भाई हम मान लेते हैं, लेकिन जब हम एक आम आदमी को स्ट्रीट में देखते हैं, गली मोहल्ले में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, आटा, दाल, सब्जी, चीनी, चावल, दूध, पत्ती खरीदने जाते हैं, तो उसमें कोई बेहतरी जो है वो नज़र नहीं आती है। पेट्रोल की कीमत देखें तो वो भी बुलंद सतह पर ही है। डॉलर को हमने एक बुलंदी पर रोक रखा है, वो भी नीचे नहीं आ रहा, वो भी 300 के राउंड अबाउट 280-290 के दरमियान हमने खड़ा कर लिया है। आर्जी तौर पर मसनूई तरीके से हमने मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करके उसको हमने एक सतह पर मेंटेन कर लिया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो असेंबली में अक्सरियत रखे हुए है। अक्सरियत के बलबूते पर वो आइन में तरमीमें भी कर रही है, वो बिल भी पास करा रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने इमरान खान साहब वो 2, 2.5, 3 तोले की या जितने भी तोले माशे की उनकी जुबान है वो हिलाते हैं, तो कारोबार सल्तनत जो है वो चौक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये छठा 26 नवंबर को 24 नवंबर को जो आखिरी बाल और आखिरी कॉल थी, ये तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर उनकी छठी कॉल थी। और हमने देखा कि अरबों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे नुकसान कौम को, मईशत को उठाना पड़ा। फिर एक नया एलिमेंट दाखिल हो गया है नुकसानात के अंदर, वो है फायरवॉल। हमारे बच्चे बच्चियां, ख़वातीनो हज़रात जो अपने घरों में ही बैठकर थोड़ा बहुत वो उसको क्या कहते हैं जी, वो जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करते हैं फ्रीलांसिंग, तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए आमदनी पैदा कर लेते थे। तो हुकूमत ने फायरवॉल लगा के उस कारोबार का भी धड़न तख्ता कर दिया है, फना कर दिया है। बैरूनी कंपनियां जो हैं वो पहले ही पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को वो शक शुबे की निगाह से देखती थी। ये फायरवॉल लगाने के बाद तो बिल्कुल उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में ये कारोबार नहीं हो सकता है। तो सियासी इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है कि असेंबली में बिल पास हो रहे हैं, असेंबली में आइनी तरामीम हो रही हैं,
तो ये चीज़ जो है एक इस्तेहकाम की नुमाइंदगी करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 तोले की ज़ुबान इमरान खान साहब की हिलती है तो पाकिस्तान जो पूरा है वो चौक हो जाता है। तो ये एक अदम इस्तेहकाम की अलामत है। तो आइए हम अपने माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी मुफक्कर ने कहा था कि अगर सिर्फ आप वही कुछ देखते हैं जो आंखें दिखाती हैं तो आप अंधे हैं, और अगर आप वही कुछ सुनते हैं जो कान सुनाते हैं तो आप बुनियादी तौर पर बहरे हैं। तो हमारी हैसियत मुझे लगता है अंधों और बहरों की है। हम जो देख रहे हैं वो है नहीं, हम जो सुन रहे हैं वो होता नहीं। तो हो क्या रहा है, इस हवाले से हम अपने माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा एक तजिया निगार मरियम मुसद्दिक साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। वेलकम टू माई शो। और हमारे साथ दूसरे एक माहिर शख्सियत तजियाकार हैं जो मंजे हुए, वो ना तो जवान है ना नौजवान है बल्कि वो मंजे हुए सीजनड किस्म के तजियाकार हैं। जनाब मियां लियाकत अली साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। मरीम साहब आप बताइए कि ये जो मुआशी अशारिये हैं, क्योंकि आप मुआशी माहिर भी हैं, तालिबात को पढ़ाती भी हैं, मैशत पढ़ाती हैं, फनास पढ़ाती हैं, तो ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये जो मुआशी अशारिये हैं ये क्या बता रहे हैं और इनकी क्या अहमियत है। सर अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं ताकि आम बंदा इसको समझ सके, तो एक होती है डॉक्यूमेंटेशन, एक है प्रैक्टिकल रियलिटी। डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल सेक्टर को और सेक्टरों को मिला के इकोनॉमी का हुजम देखते हैं। उस हुजम से जो चीज़ निकलती है वो होते हैं आंकड़े, और वो या पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। वो एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि इकोनॉमी ट्रैक पे है, बिलो ट्रैक है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, और चल कैसी रही है। आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। लेकिन जब हम थोड़ा इनसाइड करीब जाके विजन देखते हैं इसका, तो इसके अंदर और बहुत से इंडिकेटर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर डायमंड और गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएं तो आपको मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा तबका है जिसको फर्क पड़ता है, जिसने लग्जरी गाड़ी लैंड क्रूजर मंगवानी है, प्राडो मंगवानी है, जिसने डायमंड पहनना है। अगर हमने एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इन्फ्लेशन, आम बंदे को फर्क डालती है कंज्यूमर इन्फ्लेशन। अब वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन क्या है? वो है आटे के दाम कितने बढ़ गए या कम हो गए, सोना कितना चढ़ा, आटा दाल चावल चीनी, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी फीसें, आपकी रोजमर्रा के वो पैसे जो आपका खर्चा है छोटा, आपका पानी हो गया, आपकी सेहत का अखराजात हो गए, तालीम के अखराजात हो गए, बिजली। ये जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, जो रीसेंट गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है इसको कंट्रोल करने की। इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है गियरिंग पोजीशन, यानी इकोनॉमी जब आपने स्टेबल करनी हो तो उससे पहले, जैसे हम गाड़ी नहीं स्टार्ट करते पहले गियर में, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 1-2 लंबी रोड्स के ऊपर नॉर्मल रहे। तो बिल्कुल हमारी इकोनॉमी भी जो है वो अभी इसी सूरत हाल में है। आप ये देख लें कि ये पहले गियर पे चल रही है। जो अंदाजे और फिगर्स हम देख रहे हैं वो डिफरेंट हैं, वो इसको जस्टिफाई नहीं करते। वो एक बबल इकोनॉमी है, किसी भी टाइम बर्स्ट हो जाएगी। कोई एक फेक न्यूज भी अगर आप मार्केट में स्प्रेड कर दें तो ये इकोनॉमी बबल फट जाएगा। मियां साहब, मरियम मुसद्दिक साहबा ने तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने, नहीं खूबसूरत भी के अलावा खौफनाक बात बताई है। खौफनाक भी है, खूबसूरत अंदाज में हमारे नाजरीन को समझाने के लिए उन्होंने जो बात की है। देखें पाशा साहब, आपने जो बात की है इकानमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए 2 चीज़ें वहाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक सियासी इस्तेहकाम और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आपके मुल्क में दोनों ही गड़बड़ से नापैद है। आप देख सियासी इस्तेहकाम प्रैक्टिकली आपके मुल्क में KPK में और बलोचिस्तान में हालत जंग में है। ठीक है, बलोचिस्तान में तो मियां साहब इंसर्जेंसी है, बगावत की सूरत हाल है। मतलब बिल्कुल कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें हमारे जवानों की शहादतें नहीं होती और कहीं कोई ऐसा हमलावर खुदकश नहीं आता जो बहुत से मासूम लोगों की जानें लेके चला जाता है।
तो ऐसी सूरत हाल में इकानमी आपकी तभी स्ट्रांग या मुल्कों की मईशतें उस वक्त ही मुस्बत सिमत में चलती हैं जब आपके लोग अकेले पहाड़ों में घूमें, उन्हें किसी शेर और भेड़िए के अलावा किसी इंसानी भेड़िए का कोई खौफ ना हो कि मुझे को अगवा कर लेगा, मुझे को ले जाएगा। जबकि आप तो यहाँ से मरी नहीं क्रॉस कर सकते, तो आगे स्वाद देखें जिस तरह की सूरत हाल। तो यहाँ बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जब मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आती तो उस वक्त तक, हाँ ये जो आपने बताया कि स्टॉक मार्केट ये बिल्कुल बबल है। आप एक इंडिया का जहाज हमारे बॉर्डर के करीब से रात को गुजर जाए, सिर्फ इतनी अफवाह, तो सुबह आपकी जो स्टॉक मार्केट है ना धड़म तख्ता हमने देखी हुई है। मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, और भी जब ये अपना आपका ये जो आपने अभिनंदन को पकड़ा था, तब जो सूरत फ्लैग ऑपरेशन जो इंडिया ने किया था। तो यहाँ देखें इकानमी स्ट्रांग वही होती है जिसकी बेसिस बड़ी स्ट्रांग हो। कोरिया का देख लेना जैसे, हाँ, जो इवन हालत जंग में मुल्कों की स्टॉक मार्केट स्टेबल रहती हैं, नीचे तो आती हैं, यकीनन नीचे आती हैं, लेकिन वो ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह आपके तो हवा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त वर्ड यूज किया आपने इंट्रो में कि बबल है, ठीक है, बड़ी इतमाद वो इसलिए थी कि पहले आपके बैंकों के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे, लोगों ने बैंकों में पैसा, अब चूंकि पिछले 5-6 माह से हमारे मुसलसल कम हो रहे हैं, लोग पैसा बाहर ऐसी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कर रहा है, जैसे आरफ हबीब और AKD बड़े ब्रोकर हैं, वो उन्होंने इसको मसनूई तौर पे उठाया हुआ है ना। अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रांग हो जाए, लेकिन ये स्ट्रांग फुटेज पे तभी आएगी जब आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाएगा और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी इस्तेहकाम जब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपके सारे जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर हैं वो एक टेबल पे नहीं बैठते और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साहब दौर में मुआशे जो मिसाके मुआशत कहा था शबाश, उसके ऊपर दिलो जान से अमल दरामद नहीं करते, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। और जब तक ये बेहतरी नहीं आएगी आपकी ग्राउंड, और दूसरी जो बात आपकी तीसरी बात थी इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट बयान कर रही है वो है उसकी इंक्रीज को। इन्फ्लेशन हमेशा इंडिकेट करती है जो सिंगल डिजिट में आ गई थी, ये बढ़ने की रफ्तार है और महंगाई। ये शुक्र करें कि ये जो हमें पैसे मिले IMF से उसकी वजह से और 2-4 जो हमने स्टेप किए हैं उसकी वजह से, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ी सी गवर्नमेंट को सपोर्ट दी है, इसकी वजह से वो खड़ी हुई है कि वो सिंगल डिजिट में दाखिल हो गई है। और IMF के प्रोग्राम की वजह से जो ही हमें रेल होते हैं किसी छोटे से हादसे की वजह से, तो हमारी ये सारा कुछ ये दरे का दरा रह जाएगा, तमाम दावे। उसकी जो मुसावी ग्राउंड रियलिटी है उसको आप देख लें। आपकी जो इस वक्त सूरत हाल है बाज़ारों में, लोगों में देखें ना, जब मईशत बेहतर होती है तो लोगों की हालत ज़ार जो है ना वो बता देती है कि इस मुल्क की हालत ज़ार क्या। आपका बंदा जो किलो आटा लेने जाता है वो आधा किलो पे लेके आ जाता है, जो घी का पैकेट पूरा लेने जाता है वो आधा लेके आ जाता है, आधा किलो वाला पैक लेके आ जाता है। इट मीन मैंने मुतअद्दिद बार लोगों को देखा है, दुकान पे जाते हैं, वो 5 किलो कोई चीज़ मंगवाई या 2 किलो मंगवाई या किलो, वो जब बिल बनता तो वो कहते हैं ये निकाल लें, निकाल लें क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम जो बजट घर से लेके जाते हैं कि ये लेने जा रहे हैं, और एक्चुअल जो एक्चुअल मार्केट में ग्राउंड रियलिटी हमें मिलती है हम उसको मीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द रीज़न जो पिछले 3-4-5 सालों में या बल्कि 2-3 अशरों से हमारी जो तबाही उतरी है मईशत की, जिस तरह भी जो उनमें सारे हमारे सियासतदान भी इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है और अवाम भी उसमें बराबर के शरीक हैं जिन्होंने अपने प्रॉपर नुमाइंदों को नहीं चुना और जो हम अपनी कोताहियाँ बरतते हैं मुख्तलिफ मौके पे। मरियम मुसद्दिक साहबा, मियां लियाकत साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताया कि उन्होंने बुनियादी तौर पे आपने जो बात मईशत के हवाले से बताई उसी को उन्होंने एलेबोरेट किया है। आप क्या समझती हैं
कि ये सूरत हाल कैसे मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक तो उन्होंने कहा ना कि सियासी इस्तेहकाम, मैं वैसे मियाँ साहब की इस पॉइंट से जुज़वी तौर पर एग्री करता हूँ कि सियासी यानी कायदे कानून के मुताबिक तो सियासी इस्तेहकाम बुनियाद बनता है मुआशी तरक्की की, यहाँ तक तो इनकी बात ठीक है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की चंद सियासी जमातों के अलावा, जिसमें पीटीआई है, मौलाना फजलुर रहमान है, नैप है, वली खान और इस तरह की एक दो और जमात इस्लामी के अलावा पाकिस्तान की तमाम काबिल ज़िक्र जमातें जो हैं वो हुकूमत में शामिल हैं। और हुकूमत जो है वो जो चाहती है वो कर गुजरती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आइन में तब्दीली होती है। तो हुकूमत ने तो 26वीं आइनी तरमीम भी कर ली। तो इससे तो जाहिर होता है कि सियासी तौर पर इस्तेहकाम मौजूद है। लेकिन जो मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, इमरान खान, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP वगैरह, ये इरिटेंट्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, ये इरिटेंट्स हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की राह में ये इरिटेंट हो सकते हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम तो मौजूद है। आप ये बताइए कि आप एक मुआशी माहिर के तौर पर क्या देखती हैं कि मईशत को पायदार बुनियादों पर कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं नटशल में बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जैसे अभी आपने बात की कि बज़ाहिर ये लगता है सियासी इस्तेहकाम बज़ाहिर नहीं लगता, मौजूद है। अभी जैसे आपने नहीं देखा कि इमरान खान का जो धरना था, तो गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया, 1-2 दिन में सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो इससे एक मैसेज जाता है। लेकिन मैडम, उसकी जो हुकूमत को और कौम को जो कीमत अदा करनी पड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कौम अब नफ्सियाती मरीज बनती चली जा रही है कि इन यानी 1.5-2 सालों में छठी कॉल थी और उसमें पूरा मुल्क जो है वो चौक हो जाता है। और उसमें अब वो फायर वॉल लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे इंटरनेट भी, पहले तो ये होता था ना कि चलो इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता था, तो जब ये हालात नॉर्मल होते थे तो वो खोल दिया जाता था। अब तो बाकायदा फायर वॉल लग गई है, वो स्टार्ट होने में महीना लेती है, फिर जब वो उसको बंद करते हैं मगर बहुत वक्त लेती है। और फिर जो हमने कानून साजी की है ये यूट्यूबर्स और ये फेक न्यूज़ के हवाले से, उस पर भी जब फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो नेट जो है वो स्लो हो जाता है। उससे जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रीलांसिंग का कारोबार है वो तो तकरीबन खासा मुतासिर भी होता है उसमें आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मुल्क की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, स्टेट को आप काम नहीं करने देंगे, स्टेट एक्शन लेने लगती है, वो नहीं सोचती अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि उसने चीज़ों को दोबारा ऑपरेशनल तो करना है। वो आपको ये तो बैठ के इजाज़त नहीं दे सकती कि आपने जो करना है करते जाएं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। और ये एक और चीज के साथ जुड़ी हुई है, वो है आम इंसान की फाइनेंशियल एजुकेशन, जिस पे हम लोग बात नहीं करते। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जहन होता है नौकरी का। खुशहाली आती है मुल्कों में और कौमों में कारोबार से, एंटरप्रेन्योरशिप से। और हमारे यहाँ हर नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ जाता है वो कहता है नौकरी। अच्छा, जब वो नौकरी करने जाता है तो नौकरी के लिए भी रिक्वायर्ड स्किल नहीं होती, नौकरी के लिए भी वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं होता जो अब अपडेट हो चुका। सीवी बनानी नहीं आ रही होती, मैं पढ़ाती हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखती हूँ, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आ रही होती, ड्रेसिंग अप टू द मार्क नहीं होती, और जो आजकल स्किल सेट चाहिए एडवांस दुनिया में वो नहीं होता। जैसे रोबोटिक्स हैं, यहाँ आपको कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है सर वो बहुत पुअर है। हमारी कौम का जो कंजम्पशन, यानी हमारे पास अगर अरबों रुपए हैं या 100 रुपए है, हमें समझ नहीं आ रही होती हमने इसको स्पेंड कैसे करना। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सारी बात उठा के हम गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा। ठीक है, तो यानी आपका कहना ये है कि हमें जो नौजवान हैं मईशत को बेहतर बनाने के लिए उनकी ज़हनी तरबियत की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल एजुकेशन, कि वो बजाय नौकरियों पर इन्हिसार करने के
खुद कुछ करें और स्मॉल वो पिलर्स लेके आए इंडस्ट्री के लिए, कंप्लेनिंग एटीट्यूड ना रखें, कंट्रीब्यूटिंग एटीट्यूड रखें कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ओके मियां साहब, ये मैडम ने बड़ा हाँ, एक नहीं उन्होंने और एक मैं अगर इजाजत दें जी जी तो जी। हमारी एक सियासी जमात ने तो नौजवानों को बिल्कुल कंप्लेनिंग एटीट्यूड पर ही लगा दिया है कि वो खुद कुछ करने की बजाय वो कीड़े निकालने में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा पाशा साहब, अच्छा मियां साहब, मुझे कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट ब्रेक ले ले, ठीक। तो हम यहीं से राइट अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाजरीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन वेलकम बैक। जी मियां साहब, जी, मैं जो ब्रेक से पहले हमारी जो बात हो रही थी, मेरी साथी कोलीग मैडम मरियम मुसद्दक ये फरमा रही थी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल एजुकेशन, और दूसरा वो कह रही थी सियासी इस्तेकाम तो है, जो आपने भी कहा। मैं उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने कॉल दी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, ठीक है, हार्डली, या 15 दिन पहले पीटीआई ने। देखें, आपके 23 तारीख को तमाम मुल्क के तमाम रास्ते, तमाम मोटरवेज, तमाम रिंग रोड, तमाम एक दूसरे शहरों को मिलाने वाली सड़कें बंद हो गई, और वो 26 नवंबर तक बंद रही। तो सर फिर इससे एक मिनट, ये इंतजामी नाअहली है, नहीं, लेकिन इसका सियासी अदम इस्तेकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं मेरी सर, बात इसका फिर ऑल्टरनेटिव बताइए, क्या होगा ऑल्टरनेटिव? मैं अर्ज करता जी जरूर। अगर एहतजाज ना करने दिया जाए तो फिर कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। वही मैं अर्ज करने लगा हूं। आपने जो बात कही सही कही, मैंने ये सियासी नाअहली और अदम तदबीरी है हुकूमत की। सियासी ये कह लें, जो आप चाह रहे हैं ना कि सियासी इस्तेकाम वो होता है। दूसरा आपने कहा कि ये जी 1 2 3 4 जमातें, सबसे ज्यादा वोट आपका किसको पड़ा? आप सारी पीडीएम की जमातों के वोट गिन लें और पीटीआई के वोट गिन लें जनाब, ठीक, इनके वोट बैंक का हिसाब कर लें और इनका ये कर दुरुस्त लें, आप कह रहे हैं। ठीक है। फिर इसके साथ अगर आप जमात इस्लामी को और JUI को मिला लें, तो ये एक बड़ा तबका बाहर बैठा हुआ है जो आपसे नाराज है, आपकी सिटिंग गवर्नमेंट से मुकम्मल तौर पे नाराज है। नो डाउट उसमें 2 बड़ी जमातें हैं, बाकी सारी यक्का पार्टी है, ठीक है, एक जमात वाली पार्टी है, बाकी सारी जो 13 जमाती इत्तेहाद है, ठीक है, उसमें तो लिहाजा उसे हम सियासी इत्तेहाद नहीं मानते। वो कोई हमारी मुल्क में इस वक्त वो चीज नहीं है। सारे मियां लियाकत साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की अदम तदबीरी और ये जो बाहर सियासी जमातें बैठी हैं, उनको वोटरों की कसीर तादाद ने अपना हक राय दही दिया है, ये इनकी बात दुरुस्त है। हुकूमत एक सियासी डायलॉग की फ़ज़ा कायम करने में कामयाब नज़र नहीं आ रही है, और इंतज़ामी तौर पर भी जो ये सिलसिला ये बनाते हैं हुक्मरान हमारे, उसके नतीजे में वो एक डैमेज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उससे बड़ा डैमेज जो है वो सामने आ जाता है। इस वाले से मियां साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी पाशा साहब, इससे भी आगे मतलब मैं आपको अर्ज करूं, ये देखें, एक पहले हुआ था एक सान्या 9 मई का, वो गवर्नमेंट ने स्टेट ने डाला पीटीआई पे, ठीक है। अब जो है ना वो फजा बन रही है, पीटीआई डाल रही है स्टेट पे 26 की काल और 26 का वाकया रूनमा होना, जो कुछ जिस तरह वो आपके मुल्क से खबर निकल के आपकी वो सियासी जमातें कामयाब हो गई हैं, चाहे वो सच्चा है या उसकी परसेप्शन उन्होंने तासुर पैदा कर दिया। अल जजीरा आपको नशर कर रहा है, BBC आपको नशर कर रही है, ठीक है, और 2-4 जो बड़े जो मीडिया हाउस आउटलेट हैं जो इंटरनेशनली जिनको सुना जाता है, जिन पे एतबार किया जाता है। फिर आपकी जियो न्यूज़ ने कुछ हलाकतें ज़ाहिर की, तो ये आपका सियासी बड़ा तगड़ा अदम इस्तेकाम है, जिसे हमें ज़रूरत है। इन प्लेयर को, गवर्नमेंट की फेलियर ये है कि वो इन प्लेयर को ऐसा टेक्टिक्स या ऐसा पोलिटिकली इंगेज करती कि मेज़ पे आ जाते, चाहे वो झूठा चकमा देती या सच्चा देती, ताकि ये वो बातचीत की टेबल पे आ जाते, बैठ जाते, कुछ लो करके इनको
एक अंगेज करती और फिर इनके साथ इनके इत्तफाक राय से 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाती और बाकी काम भी करती। चाहे उनके बानी की रिहाई है, उनको बेलों पे जाने देते, उनको कहते कि केसेस फेस करें, बेलों पे बैठे आप घर। लिहाजा मैं समझता हूँ हमारी ये गलत हिकमत अमली जो आप कह रहे हैं कि ये जो बबल इकानमी है या वाकई ट्रैक पे आ गई है, तो मेरी नज़र में ये बबल भी है और ट्रैक पे भी नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक तो सियासी अदम इस्तेकाम है और दूसरा उसका जो तदबीर है, जब हमारे अदारे कामयाब हो जाएंगे KPK में और बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस है, जो धमाके हैं, जो दहशत गर्दी है, इंसर्जेंसी है, उसको किस तरह हमने कंट्रोल करना है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की मंजी हुई फ़ौज है और बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। मैं समझता हूँ किसी और मुल्क में इस तरह की इंसर्जेंसी हो रही हो, आपको भी पता है कौन करवा रहा है, एक इंडिया है, एक इसराइल है, और उनका आलाकार कौन है, वो है अफगानिस्तान। जी आप कुछ कह रही थी मियां साहब के। जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप कॉल 10 दिन पहले दें, 5 दिन पहले दें। जब आपको एहतजाज ना करने दिया जाए तो फिर आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, देखें जी गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है। और जब आपको एहतजाज करने दिया जाता है और फिर उस एहतजाज को वाइंड अप कर दिया जाता है तो आप कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हर स्टेट की ये पॉलिसी होती है कि ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, जब ये एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर आप चीज़ों को बैक गियर लगाना ज़रूरी है। तो इससे आप कंक्लूड क्या करती हैं कि हुकूमत की पॉलिसी इमरान खान साहब की जमात को कंटेन करने की जो हिकमत अमली है ठीक है, पीछे हटाने की जो पॉलिसी है वो ठीक है कि आप वेट करें, मुल्क को चलने दें, जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन होने दें। एक दूसरे मुल्क का सदर आया हुआ है आपसे इन्वेस्टमेंट की बात करने जिसमें आम आवाम का फ़ायदा है, आपके मुल्क का फ़ायदा है, आप उसी टाइम कॉल स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं कि नहीं जी अगर आप ये कर रहे हैं तो हम तो ये करेंगे। तो आप कहना ये चाहती हैं कि PTI की हिकमत अमली ये है कि हर बड़े अच्छे मौके पर लुत्फ चला जाए, खराबी पैदा की जाए। PTI की हिकमत अमली ये हमने कुछ नहीं किया, अब हमने आपको भी करने नहीं देना, ये उनकी हिकमत अमली। यानी PTI की हिकमत अमली ये है कि वो हम क्योंकि खुद कोई मईशत की बेहतरी का काम नहीं कर सके तो आपको भी हम नहीं करने देंगे। आप देखें ना, ऐसे थोड़ी होता है कि पॉलिटिकल हरीफ को चोर चोर कही जाओ, खुद कोई परफॉर्मेंस ना दो। आप इनसे परफॉर्मेंस पे बात करके देखें, इनके जितने नुमाइंदे हैं आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, परफॉर्मेंस तो इनकी है ही नहीं, बल्कि नेगेटिव परफॉर्मेंस में चलते रहे। मियां साहब इस पे तो आप एग्री करेंगे ना कि PTI का 44 महीने का जो दौरे हुक्मरानी था पाकिस्तान की तारीख में मुआशी इस्तेकाम और तमीर व तरक्की के लिहाज से मनफी तरीन था। पाशा साहब, मैं आपकी इस बात को इस तरह बयान करूंगा कि जो फेल होती इमरान खान की गवर्नमेंट या PTI की गवर्नमेंट को हमने इस तरह उसको हैंडल किया या इस तरह दोबारा जिंदा कर रहे हैं, उनको हमने उनमें जान डाल दी। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि अगर इमरान खान को 5 साल मुकम्मल कर देने जाते तो सियासी तौर पे इनकी सियासी मौत खुद ब खुद हो जानी थी। इनको 15% वोट नहीं पड़ना था, जो कि आज वो 70% वोट ले गए हैं, जो वोट आपका पड़ा है। एक्चुअली अगर आप फॉर्म 45 और 47 की असल हकीकत की तरफ जाएं तो वो बहुत ज्यादा वोट ले गए। लेकिन अब देखें जो दूसरी है फेलियर गवर्नमेंट की, वो इसी तरह जिस तरह मरियम मुसद्दक कह रही हैं कि पीछे हटाना, वो होता है वक्त से पहले। आप हिकमत, आपने जब लाहौर में इतना क्रैकडाउन कर लिया, रात को इतने कारकुन उनके पकड़ लिए, लीडर भी पकड़ लिए, वकला भी पकड़ लिए, तो फिर आपको क्या जरूरत है आप रिंग रोडें ब्लॉक करें? फिर आप दो तासर तो ना दें। सर, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि 5 साल पूरे करने दिए जाते तो वो सियासी मौत मर जाता। मुझे आप ये बताएं, एक डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर रहा हो, आप उसको कहेंगे तू कर ले, ये मर जाएगा तो तेरा फैसला करेंगे। वो मैडम सर ऐसे नहीं होता, सियासी ऑपरेशन, सर ये ऐसे नहीं। मरियम की बात भी दुरुस्त है कि मईशत को तबाह करके आप चीजें खराब करके, सर आप सुनिए, एक बंदे को सियासी मौत मारने के लिए आप उसे कहें बचा ले तबाही। नहीं, ये नहीं होता सर, मुल्कों में ये नहीं होता। हमेशा ये देखें कि इमरान अकेला हुकूमत नहीं कर रहा था या PTI के सिर्फ पीछे ब्यूरोक्रेसी और आपकी एस्टेब्लिशमेंट और सारे अदारे होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये नहीं कि उसने खत्म कर जाना था या उसने मतलब उसको तबाह कर देना था। हमने मैं समझता हूँ हैंडलिंग, हमारी हैंडलिंग, हमारा उसको कंट्रोल करने का तरीका
और हमारा मतलब इसको हमने अपनी मईशत को बहुत ज्यादा पीछे ले गए हैं। अगर अप्रैल सर, अप्रैल 2022 सुन लें जी मैडम, एक चीज होती है तबाह करना, एक होता है स्किन खींच के ढांचा निकाल देना। रहा सहा स्ट्रक्चर मुल्क का आपने हिला के रख दिया है, सारे इदारे नुकसान की में बात जा थोड़ी सी रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं अगर इजाजत दें, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। चीन से लेकर तुर्की, यूएई, सऊदी अरब तक हमारे दोस्त जो हैं हमसे नाराज हो गए इमरान खान साहब की हमाकतों की वजह से। ठीक है, वो हमसे अलग हो गए। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और तमाम जो आलमी इदारे थे उन्होंने हमें पैसा देने से हाथ खींच लिया। यानी हमने मुआहदा करके उनसे उस मुआहदे की उलट हरकतें की पॉपुलैरिटी लेने के लिए। तो इस वाले से तो मरियम मुसद्दिक साहबा की बात मुझे थोड़ी सी बेहतर लगती है कि हम उसको पूरा मौका देते ताकि वो दरगोर सर उसके मैं वो पूरा मौका नहीं, कोई वोट भी लेके आया हो ना तो वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, आपके निजाम से बड़ा नहीं है। कोई वोट भी अगर लेके आया जितना मर्जी पावरफुल है, लेकिन अब जब आप सिस्टम के लिए खतरा बन जाएंगे। जो पाशा साहब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बेशक वो गलत कर रहे थे, मईशत को नीचे ले जा रहे थे, आपने जिस तरह उनको निकाला, आपके पास बड़ा अच्छे और तरीके भी थे, आप इन हाउस तब्दीली कर सकते थे, थोड़ा सा सुकून करते। एकदम से जो आपने जनवरी में ठान ली और अप्रैल में धड़म तख्ता कर दिया, नहीं तरीकाकार नहीं, नहीं मैंने कहा मिस हैंडलिंग आपने इस तरह की। पहले आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने की ऑपोजिशन के साथ मिलकर, फिर आपकी PDM 1 ने की, अब PDM 2 कर रही है। और लिहाजा जो हम इलेक्शन से पहले सोच रहे थे कि जी इलेक्शन कराएं इस्तेहकाम आए, अब इस्तेहकाम की बजाय वो उल्टा उससे पहले से भी बुरी हालत। अच्छा, एक अगर बात आपने बड़ी खूबसूरत कही कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिलकर किया, ये नहीं PDM वालों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिलकर जो नून लीग के साथ किया तो फिर वो भी तो शर्मनाक है ना। उसको भी सोचना चाहिए। जो हर बंदे को हर मतलब फसली बटेरे को पकड़ लेती है और उसके साथ मिल जाती है, ये तजर्बे नहीं करने देने चाहिए। अच्छे सियासतदानों को हमारे मुल्क की जो ओरिजिनल इंडिजिनस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीपल पार्टी है, नून है, चाहे PTI है, जमात इस्लामी है, उनको अपने तरीके से आने दें। जो जिधर वोटर वोट डालता है उसी सदूकी से निकलना चाहिए, ना कि डालें आप मुझे और निकले मरियम के वोट से। ये चीज जो है ना हमें तबाही के दाने की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सोच ये है कि ये सियासतदान सिंगल हैंडेडली मुल्क को चलाने के लायक नहीं है। इंटेलेक्चुअली भी यानी फ़िक्र के एतबार से भी सियासतदान इतने ज़हीन फ़तीन नहीं है, और अमली स्किल्स के एतबार से ये मुल्क को अकेले रन करने और गवर्न करने के लायक नहीं है। उसकी भी एक वजह है कि आपने अपनी सियासी जो पनीरी है ना उसको पौधा बनने ही नहीं दिया। आप हमेशा जरा देखते हैं कि इस पौधे ने इस तरफ हवा की तरफ झुका है, जमीन की तरफ, फौरन पकड़ के उसको सपोर्ट दे देते हैं। नहीं भी ऐसे खड़ा हो जा, नहीं देनी चाहिए सपोर्ट, उसको गिरने देना चाहिए। वो खुद ब खुद नेचुरल अल्लाह ताला का भी निज़ाम है, वो दरख्तों में कायम है, और सियासत डेमोक्रेसी का जो निज़ाम है, आप खुद ब खुद जो गंदी पार्टियां वो खुद obsolete हो जाएंगी, निकल जाएंगी, और जो जेन्युइन सियासतदान है अगर आपकी सिस्टम को काम करने दें, अदारों को काम करने दें। मियां साहब की बात ये दुरुस्त है कि आप सिस्टम को चलने तो देना, चलने दें। हम यहाँ पर तो ये हो रहा है कि हम सियासतदानों को लाते हैं, हटाते हैं, बिगाड़ते हैं, और ये सिलसिला तजर्बे कर रहे हैं। परफॉर्मेंस नहीं देता उसको चलने नहीं दिया जाता, ना वो चल सकता है ना उसका चलने का हक है। जो परफॉर्मेंस देता है वही सस्टेन करता है। ये तय कौन करेगा कि परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही? आम आवाम तय करती है। आवाम तो वोट के जरिए बताते हैं ना। वैसे उसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI के दौरे हुक्मरानी में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद थंडरिंग पॉपुलर वोट जो है मेजॉरिटी में वो PTI को मिला है फरवरी 2024 में। इसमें तो कोई
दूसरी राय नहीं है। फिर हमने उनका बल्ला भी छीन लिया, फिर हमने उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। तो अब हम ये चाहते हैं कि वो आराम से बैठें, तो वो तो आराम से नहीं बैठेंगे। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, वैसे हमारी आवाम में पॉलिटिकल इंसाइट की भी कमी है। हम शख्सियत और जज्बाती एफिलिएशन से वो कमी तो है, लेकिन अब जो निज़ाम है जी। अब जो सिस्टम मौजूद है उसको तो चलने देना चाहिए ना। उसकी कमियां कमजोरियां हम दूर करें, लेकिन जो है उसको तो चलने देना। और वो निज़ाम क्या है, 1 मैन 1 वोट, जिसकी अक्सरियत होगी, अवाम जिसको ज्यादा वोट देंगे वो हुकूमत चलाएगा। लूली लंगड़ी जमहूरियत चलने दें, जिस तरह की भी है, आखिर ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। कोई ना कोई आपका बच्चा कोई ना कोई कवर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए मिल बैठना जरूरी है। अब एक बंदा जो कहे मैंने बैठना है किसी के साथ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैडम आप बताइए कि ये हमने डिस्कस कर ली, क्या होता रहा, क्या हुआ, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, सब डिस्कस कर ली। अब आज की जो सूरत हाल है उससे आगे निकलने के लिए आप क्या तजवीज़ देंगे कि इस पॉलिटिकल जो अदम इस्तेकाम है इसको दूर करने के लिए हम कैसे पहला कदम उठाएं? जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़ात और मुफाद से थोड़ा सा ऊपर उठ के, कि जहां रह रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं उनका सोचें। फ्रेंडली पॉलिटिक्स करें। और ये जो आपकी अदम बर्दाश्त और गैर सियासी पॉलिटिक्स है, ये इसमें बहुत से और लोग भी प्ले कर जाते हैं। अच्छा, 10 साल के लिए एक स्ट्रिडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लाएं। गवर्नमेंट आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निजाम वैसे ही चलेगा। फेयर एंड स्टूडेंट पॉलिसी वो कौन लाएगा? लेकिन ये तो हिसाबी किताबी बात है। आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको बेहतर करें, पॉलिसी आपको मिल जाएगी। आपने तो वो ज़हन ही प्रोड्यूस नहीं किए ना जो फैसला साजी कर सके। आपने फैसला साजी करने के लिए भी लोग वही बिठाए हुए हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं। जी मियां साहब, आखिरी 2 मिनट। पाशा साहब, इसके लिए यही है कि हमें तमाम पार्टियों को, स्टेक होल्डर को, और एक हमारे, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ना जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, आज भी ये काम सीधा हो सकता है। पीडीएम को भी बिठाए, हम पीडीएम कह देते हैं, वैसे माशाल्लाह है तो सियासी मतलब इत्तेहाद है एक, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट प्लस जो पीटीआई है, जेयूआई है, जमात इस्लामी, इनको एस्टेब्लिशमेंट को अब रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रीवियसली इतनी बदनामी, इतने हाथ उठे, उंगलियां उनकी तरफ, वो अब घबरा रहे हैं कि हमने नहीं आना। लेकिन उनको मुल्क की खातर, चाहे आपको को अच्छा कहे या बुरा कहे, इनको चाहे स्टिक पकड़ के एक टेबल पे बिठा दें, इनको एक जमहूरियत, एक मिसाक जमहूरियत इनसे करवा दें। इस वक्त की अहम ज़रूरत है, और आपका लीडर यही कह रहा है बार बार, जो अंदर बैठा हुआ है। एक बात तय हो गई कि मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको दूर किए बगैर हम पायदार मईशत पैदा नहीं कर सकते, और उसके लिए ज़रूरी है हमारे सियासतदान तो शायद कामयाब ना हो सकें इकट्ठे मिल बैठने के लिए। ये काम जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा कि सबको कान पकड़ के वो इकट्ठा बिठाए, ताकि वो मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाने की सबील करें। नाजरीन, जनाब मियां लियाकत साहब, जनाब मरियम मुसद्दिक साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।